हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। आज की इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जैसे हम मुद्रास्फीति या फिर महंगाई के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम बात करें बैंकिंग के नज़रिए से तो इसमें इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है और करंट से रिलेट करता है। इसके साथ साथ इसके बेसिक फैक्ट से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इसको कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। इन्फ्लेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, किसे कहते हैं इन्फ्लेशन की डेफिनेशंस क्या है, इन्फ्लेशन की परिभाषा क्या है। उसके बाद हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज हमारी अर्थव्यवस्था में किस तरीके से इन्फ्लेशन हमारे लिए बेहतर है या फिर ये किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन की, फिर हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के टाइप्स की, उसके बाद हम देखेंगे इन्फ्लेशन के कैटेगरी, फिर हम बात करेंगे ट्रेड साइकिल और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो बेसिकली इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। साथ ही साथ उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था में, जिसे हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की डेफिनेशन की। तो आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, और ये है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन किस तरीके से डिफाइन की गई है जिसे हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझना, इन्फ्लेशन इज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट इंडिकेट द रेट ऑफ राइजिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। सबसे पहले आपको बताया गया है कि जो इन्फ्लेशन है ये क्या चीज़ है। ये समझाया गया है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, सर्विसेज, इनकी जो कीमतें हैं, इनकी जो प्राइस है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इसी के विपरीत जो इनकी परचेजिंग पावर है, वो परचेजिंग पावर क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। और ऐसा अगर कंटिन्यू होता है तो ये स्थिति को हम इन्फ्लेशन के रूप में जानते हैं, महंगाई के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप समझ लीजिएगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, किससे कहते हैं इन्फ्लेशन। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, इन्फ्लेशन क्या है, किस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन की ये डेफिनेशन है, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं हमने समझ लिया। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो इन्फ्लेशन है, इट शो द डिक्रीज इन द बाइंग परचेजिंग पावर, जो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी उसकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और ऐसा अगर लगातार देखने को मिलेगा आपको तो उसकी वजह से ही आपको क्या दिखेगा, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। हमारी अर्थव्यवस्था में अगर मैं बात करूं करंट में, अभी जो इन्फ्लेशन है ये 2024 और 25 के लिए, इस फाइनेंसिंग ईयर के लिए आरबीआई के द्वारा जो इन्फ्लेशन बताया गया है वो 4.5% बताया गया है। इस इन्फ्लेशन को बताया गया इन्फ्लेशन 4.5%, कितना, 4.5%। ठीक है, चलो इसे फटाफट से नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इन्फ्लेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस को नोट कर लो एक बार। ठीक, अब बढ़ते हैं अगली क्लास पे, और अगले पॉइंट पे। और अगला पॉइंट क्या है हमारा, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन के बाद वो है हमारा टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति के प्रकार जिसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात करेंगे। मुद्रास्फीति को मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जिसे हमने नाम दिया है क्या, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा जिसे हमने नाम दिया है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम दो ही तरीके से मेजरली डिवाइड करते हैं, इसके अलावा एक सप्लाई भी रीजन होता है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट या फिर अगर हम बात करें वो इन्फ्लेशन के लिए परफेक्ट नहीं होता है। दो रीजन जो मैंने आपको यहाँ पे दिए, पहला जिसे मैंने बोला डिमांड और दूसरा जिसे मैंने बोला सप्लाई। एक बार हम इसको पढ़ें उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसके बारे में समझाता हूँ। इसको पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में समझते हैं। तो आप ध्यान रखना, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की, टाइप्स की बात करेंगे ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अगर हम टाइप्स की बात करें तो इन्फ्लेशन का जो टाइप्स है उसमें सबसे पहले हमने बात करी, देखो दो ही टाइप्स हो सकते हैं इन्फ्लेशन के। पहला वो कॉस्ट हो सकता है रीजन, दूसरा वो हो सकता है डिमांड रीजन। ये दो रीजन हो सकते हैं, पहला कॉस्ट रीजन हो सकता है और दूसरा डिमांड हो सकता है रीजन। तो कॉस्ट रीजन की बात करेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, पुश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं हम। और इसी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं हम। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बाद इसी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बाद इसके पीछे रीज़न क्या है, इन्फ्लेशन का कारण क्या है, मुद्रास्फीति का कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन का रीज़न क्या है। ठीक है, इन्फ्लेशन का रीज़न क्या है। यहाँ पे हम बात करते हैं इन्फ्लेशन के पीछे क्या कारण है। यदि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, क्या बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, तो कॉस्ट के बढ़ने से जो वस्तु की कीमत होगी, प्राइस होगी, वो प्राइस भी बढ़ जाएगी। और प्राइस बढ़ेगी तो आपको क्या दिखेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ दिखेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा वो कहलाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। या फिर ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें कॉस्ट के कारण आने वाली इन्फ्लेशन। इसी तरीके से दूसरा कारण होता है डिमांड की वजह से आने वाला इन्फ्लेशन। डिमांड के कारण आने वाली इन्फ्लेशन को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पहले हमने समझा, उसके बाद हम बात करेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। चलो इसके रीजन क्या होंगे, रीजन क्या होंगे। तो जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, किसी भी वस्तु के प्रोडक्शंस की बात करते हैं, तो उसमें जिस भी फैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा उन फैक्टर्स को अगर हम देखें तो वही किसके, इन्फ्लेशन के कारण होते हैं। अगर मैं कहूँ उनमें से कोई भी फैक्टर अगर बढ़ जाता है, किसी भी फैक्टर को हम बढ़ा हुआ पाते हैं तो उससे इन्फ्लेशन देखने को मिलता है और वही हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का कारण होता है। जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट का बढ़ जाना, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट का बढ़ जाना, लेबर की कॉस्ट का बढ़ जाना, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें टैक्सेस का बढ़ जाना। इस तरीके से हम ये देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है। दूसरा जिसे हम नाम दे देते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अच्छा, ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है इसके पीछे क्या कारण है, इन्फ्लेशन। तो देखो, जब भी किसी वस्तु की कीमत में चेंज दिखेगा, वृद्धि दिखेगी, या तो उसके पीछे लॉजिक क्या होगा, कॉस्ट होगी, या फिर उसके पीछे लीजिए लॉजिक क्या होगा, जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड की वजह से बढ़ गया होगा, पब्लिक ने उसकी डिमांड बढ़ा दी होगी और प्रोडक्शन उतना ही हुआ होगा जिसकी वजह से उसकी कीमत क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। तो उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो फटाफट से आप इसे एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे अब हम देखते हैं, इसी को डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बताया गया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया, मांग जनित मुद्रास्फीति के बारे में बताया गया। इट्स अकर्स व्हेन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज हायर व्हेन कंपेयर टू द प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उससे जब आप देखोगे गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, मांग और सप्लाई के बीच में जो डिफरेंस हो जाती है, सप्लाई की क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, और इसी की वजह से आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। अच्छा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण क्या होंगे, रीजन क्या होंगे, तो ये लिख लेना। पहला कारण होगा जैसे कि पॉपुलेशन का बढ़ जाना, जनसंख्या का बढ़ जाना। दूसरा कारण क्या होगा, इनकम का बढ़ जाना, इनकम का बढ़ जाना। तीसरा कारण क्या होगा, ब्लैक मनी का बढ़ जाना, ब्लैक मनी का बढ़ जाना। ये रीजन होगा, तो यहां पे इस तरीके से हम इसको समझेंगे, ध्यान रखिएगा। ये रीजन होगा तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। अब ये चीज तो हमने समझ ली, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करी हमने। दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करनी है अब हमें। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे आता है, इट अकर्स व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द इनपुट लेबर रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा गया है कि जब भी कभी किसी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है और उस प्रोडक्शन के पीछे जो फैक्टर्स होते हैं उनमें चेंज दिखता है, जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल, या फिर अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आता है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाता है। तो यहां मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो। इवन फिर भी अगर हम बात करें, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हो गई, कॉस्ट हो गई। तो इस तरीके से आप यहां पे इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो
आई थिंक आपने इसे नोट डाउन कर लिया है। तो ये टाइप ऑफ इन्फ्लेशन भी हमने देखा, दो टाइप जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो किसके बारे में करने वाले हैं, वो है कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति के प्रकार, कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो जो कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेशन है इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले किसके बारे में, क्रिपिंग इन्फ्लेशन, दूसरा गैलोपिंग और तीसरा हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे डिफाइन किया है, क्रिपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की मेजरली हम इसे देखेंगे तो कहीं पे ये 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, कहीं पे 4 और कहीं पे इस तरीके से हम इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो क्रिपिंग इन्फ्लेशन, जब किसी भी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन बहुत धीरे धीरे रंग रही होती है या चल रही होती है, इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो क्रिपिंग के बाद एक और स्टेज आती है जिसको वॉकिंग या रनिंग स्टेज के नाम से डिफाइन करते हैं। क्रिपिंग के बाद एक और स्टेज आती है जिसको वॉकिंग या फिर रनिंग के नाम से डिफाइन करते हैं, रनिंग इन्फ्लेशन के नाम से डिफाइन करते हैं। तो इन्फ्लेशन जब किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा होता है तो वो उसकी इकोनॉमी के लिए एक बेहतर सिचुएशंस क्रिएट करता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले क्रिपिंग इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है, इसी को हम समझते हैं दूसरी तरफ, दूसरी जगह समझते हैं इसको। चलो यहाँ पे इसको समझते हैं, कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेशन। इस कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेशन की बात करते हैं और इस कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेशन में जो हम समझने वाले हैं, सबसे पहले बात करने वाले हैं क्रिपिंग इन्फ्लेशन। तो ये क्रिपिंग इन्फ्लेशन है क्या? क्रिपिंग इन्फ्लेशन तो भाई जो ये क्रिपिंग इन्फ्लेशन है ये किस तरीके से और कैसे क्रिएट होता है? तो जब भी कभी इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं हम, और इन्फ्लेशन क्या हो रहा होता है? बढ़ रहा होता है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है लेकिन वो धीरे धीरे 0% से लेके 3% तक के इन्फ्लेशन को हम क्रिपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। क्रिपिंग के बाद हम बात करते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन की, वॉकिंग इन्फ्लेशन की। अब ये जो वॉकिंग इन्फ्लेशन है ये क्या होता है? ये 3.1% से लेके 6% तक होता है। इसके बाद बारी आ जाती है रनिंग इन्फ्लेशन की, रनिंग इन्फ्लेशन की। तो रनिंग इन्फ्लेशन जिसे हम इस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं, 6.1% से लेके 9.9% तक डिवाइड करते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद वॉकिंग, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, और सबसे लास्ट में जिसकी बारी आती है वो होता है हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे नोट कर लेंगे। ये हमने देखा भाई गैलोपिंग इन्फ्लेशन, और गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो होगा वो किससे होगा? डबल एंड ट्रिपल डिजिट में, ट्रिपल डिजिट में। और अगर हम बात करें हाइपर इन्फ्लेशन की, तो ये जो हाइपर इन्फ्लेशन है ना, ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या होगा? इसको हम बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन की बात करेंगे, ये होता है मोर देन 1000% से ज्यादा होगा इन्फ्लेशन, ठीक है। चलो आई थिंक आपने इसे नोट डाउन कर लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो बेसिक चीज़ें हम करवा रहे हैं इसमें। तो देखो नेक्स्ट अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एक बार दोबारा से वहीं पर आते हैं हमारे उस पर, और यहाँ पे हम इसको समझते हैं। ये क्रिपिंग, वॉकिंग और रनिंग को मैंने अलग अलग कैटेगरीज में और कैटेगरीज डिवाइन करके इसको डिटेल में समझाया है। अच्छा ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसी को हम यहाँ पे समझते हैं कि कब ये हमारे लिए बेहतर होगा, कब अच्छा होगा, कब खराब होगा। ये दो ऐसी सिचुएशन होती है जो किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर कंडीशन होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बेहतर कंडीशन होती है वो क्रिपिंग या फिर वॉकिंग में हो। लेकिन जैसे ही वो अर्थव्यवस्था किस में जाती है? रनिंग में जाती है। तो इस रनिंग इकोनॉमी या इस अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होता है, या यूं कहें ये जहां पे इसको बेहतर किया जा सकता है। इसको सही करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज लाया जाता है इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन की बात करेंगे। रनिंग के बाद किसकी बारी आती है? तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन की बारी आती है।
रनिंग इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में नहीं आता है तो बारी आती है गैलोपिंग इन्फ्लेशन की। और इस गैलोपिंग इन्फ्लेशन में गैलोपिंग इन्फ्लेशन में आप देखोगे कि यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी में तो चेंज किया ही जाएगा, इसके साथ साथ फिस्कल पॉलिसी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, फिस्कल पॉलिसी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो डीमोनेटाइजेशन भी किया जाएगा, डीमोनेटाइजेशन भी किया जाएगा, विमुद्रीकरण भी किया जाएगा, डीमोनेटाइजेशन भी किया जाएगा, विमुद्रीकरण भी किया जाएगा। इस तरीके से हम हमारी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर गैलोपिंग के बाद वो कोई देश, कोई अर्थव्यवस्था अगर हाइपर में आ जाए, जैसे मैं बात करूं इंडिया, इन दोनों में होता है, कई बार इंडिया रनिंग में भी चला जाता है, लेकिन मैं पाकिस्तान, श्रीलंका की बात करूं तो वो गैलोपिंग इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैं बात करूं वेनेजुएला की तो वो हाइपर इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जिम्बाब्वे भी, जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन आ चुका है। किसी भी देश में अगर हाइपर इन्फ्लेशन आता है तो उस स्थिति से बाहर निकल पाना इतना आसान नहीं है, इतना ईजी नहीं है। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट से। अगर किसी देश में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है तो क्या है इसका सॉल्यूशन? हाइपर इन्फ्लेशन का भी सॉल्यूशन है नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन। पर ये जो नोटबंदी है, ये जो डीमोनेटाइजेशन है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा भाई, ये जो नोटबंदी है, ये जो डीमोनेटाइजेशन है हाइपर इन्फ्लेशन की बात की जा रही है, तो ये ऐसी नोटबंदी होगी जहां पे करेंसी को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इसी वजह से ध्यान रखना, इसे हम हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। लिख लो फटाफट से, चलो लिख लो इसे। चलो अब बात करते हैं ट्रेड साइकिल की, व्यापार चक्र की। व्यापार चक्र नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र, है ना। थोड़ा सा हम ट्रेड साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या चीज़ है ये ट्रेड साइकिल? यहाँ पे ट्रेड साइकिल, अगली हेडिंग लिखना ट्रेड साइकिल। और ये जो व्यापार चक्र है, ट्रेड साइकिल है, इसका क्या यूज़ है, किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे? तो ध्यान रखना, इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा। कोई भी, ये x हो गया, ये 0 हो गया, और ये y हो गया, ये y हो गया, और ये हो गया 0। तो भाई इस तरफ हमने रखा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, और इस तरफ हमने रखा प्राइस, प्राइस। और इसी प्राइस के थ्रू हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। ध्यान रखना, इसी प्राइस के थ्रू हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन की स्थिति क्या होती है? कभी वो अपने पीक पे जाता है, फिर डाउनफॉल में जाता है, और फिर इस तरीके से वो बढ़ता रहता है। ये इन्फ्लेशन का डायग्राम है या फिर चित्र है। जब भी कभी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो इसको हम नाम दे देते हैं इन्फ्लेशन। लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचता है, इसको बोला जाता है, ये जो इसका पीक पॉइंट होता है, इसको बोला जाता है बूम। बूम। इन्फ्लेशन में वस्तु की कीमत बढ़ती है पर जो परचेजिंग पावर है वो क्या होती है? कम। बूम में हाई डिमांड होती है, हाई डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, जो भी वस्तु होगी उसकी डिमांड ज्यादा होगी। फिर ये धीरे धीरे डाउनफॉल में जाता है और इसको बोला जाता है डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। और ये जो डिसइन्फ्लेशन है, बाजार की एक ऐसी स्थिति को शो अप करता है जहां पर ध्यान रखना, यह इन्फ्लेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जब इन्फ्लेशन घटते क्रम में होगा, धीरे धीरे कम होगा, तो डिसइन्फ्लेशन कहलाएगा। जैसे ही वो एक्स एक्सिस को टच करता है, इसको बोला जाता है डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन जो होता है वो इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है। यहाँ पर कीमत कम तो परचेजिंग पावर हो जाती है ज्यादा। फिर ये नीचे डाउनफॉल में जाता है, इसको बोला जाता है रिसेशन। रिसेशन, रिसेशन क्या होती है? रिसेशन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर ध्यान रखना, बाजार में सप्लाई ज्यादा हो जाती है और डिमांड हो जाती है कम, तो ये रिसेशन की स्थिति आ जाती है। जब ये अपने मिनिमम को टच करता है तो इसको बोला जाता है डिप्रेशन। डिप्रेशन,
इसको बोलते हैं हम महामंदी, और इसको बोला जाता है रिसेशन इन होल इकोनॉमी। जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आपको रिसेशन देखने को मिलेगा तो उस स्थिति को हम डिप्रेशन के रूप में डिफाइन करते हैं। फिर ये बाजार धीरे धीरे रिकवरी की ओर बढ़ता है, इसको बोला जाता है रिकवरी, और फिर जैसे ही ये ऊपर जाता है इसको बोल दिया जाता है रिफ्लेशन। तो ये बाजार की अवस्था है, कोई भी बिजनेस जो है किस तरीके से रन करता है, ये चीज़ मैंने आपको दिखाई। तो इसको हम ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र के रूप में डिफाइन करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसे नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, ये पॉइंट जो है इन्हें थोड़ा समझ लेंगे। चलो, इन्हीं पॉइंट को हम एक बार और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। आपने इसे आई थिंक लिख लिया होगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले किसके बारे में समझाया गया? डिफ्लेशन के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में समझाया गया? डिफ्लेशन के बारे में। तो डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन इज द इनवर्स ऑफ इन्फ्लेशन। इट इज द persistence decrease in the price level. Deflation occur when the inflation rate fall below 0%. ठीक है, तो जब बिल्कुल होती ही नहीं है, ध्यान रखना, डिमांड ही नहीं होती, बहुत कम होती है, 0% पे होती है, तो वो डिफ्लेशन की स्थिति को डिफाइन करता है। इसके बाद जो अगला हम देखते हैं वो क्या समझाएगा? रिसेशन इज अ पीरियड ऑफ स्लो इकोनॉमी एक्टिविटी। अ रिसेशन इज यूजुअली प्रेसिडेड बाय द मेजर ड्रॉप इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। जब उपभोक्ता अपने खर्चों को क्या कर देता है? कम कर देता है, मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई बढ़ने लग जाती है, तो उसको रिसेशन कहते हैं। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन इज द रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन अकर व्हेन द इन्फ्लेशन रेट फॉल बिलो इन करंट लेवल बट इट इज स्टिल मोर देन जीरो। जब इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो रहा होता है पर अभी भी वो जीरो नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। ये चीज मैं आपको अभी ऑलरेडी समझा चुका हूं, बस इसकी डिफिनीशंस लिखनी है तो वो यहां से लिख लो। स्टैगफ्लेशन इज अ, यहां पे ध्यान रखना, अगर हम बात करें प्रेसिडेंटली हाई इन्फ्लेशन, ध्यान रखना, स्टैगफ्लेशन की बात करेंगे तो स्टैगफ्लेशन क्या है? हाई इन्फ्लेशन, हाई एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे हमने देखा है ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? लो ग्रोथ रेट। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा होता है, इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी क्या हो रही होती है? बढ़ रही होती है। इस कंडीशन, इस स्थिति को हम क्या नाम दे देते हैं? तो इसी को हम नाम दे देते हैं स्टैगफ्लेशन। बोटलनेक इन्फ्लेशन क्या होता है? तो बोटलनेक इन्फ्लेशन क्या होता है इसे समझना, व्हेन सप्लाई रिड्यूस ड्रामेटिकली, यानी जब सप्लाई धीरे एकदम से क्या हो जाती है? कम हो जाती है, बट डिमांड रिमेन कांस्टेंट, डिमांड अब भी उतनी है, तो ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाता है, जिसको बोटलनेक इन्फ्लेशन कहते हैं। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? तो कोर इन्फ्लेशन समझना, जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन से माइनस कर देते हैं, ध्यान रखना किसको? तो वो है हमारा एनर्जी प्रोडक्ट को। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? एक ऐसा इन्फ्लेशन जब हमारी अर्थव्यवस्था में निकाला जाए। नॉर्मली जब हम हर वस्तु को कंपेयर करके, कैलकुलेट करके इन्फ्लेशन निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन। और जब उसमें से हम किसको? एनर्जी ड्रिंक, इनको माइनस कर देते हैं तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा? आपका कोर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं, पहला होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हमारे इंडिया में जो अब इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है सीपीआई के ब्याज पे कैलकुलेट किया जाता है। इट मेजर चेंज फ्रॉम द, कौन कैलकुलेट करता है? तो ध्यान रखना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के नाम से जानी जाती थी, इसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI calculated the difference in the price of commodity and service such as food, medicine, care, education, इन सब चीज़ों में। इसका जो बेस रेट है वो 2012 है, लिख लो। हमारे इंडिया में जो अब इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है CPI पे किया जाता है, CPI NSO के द्वारा निकाला जाता है। इसका जो बेस रेट है वो क्या है? 2012। ये तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे हम देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो बेसिकली इकोनॉमिक एडवाइजरी के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कंट्रोल में आता है। इसका जो बेस प्राइस है वो ध्यान रखिएगा क्या है? 2011 और 12 जो 2017 में चेंज किया गया था, ये इंडिकेटर है। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके डेफिनेशंस को आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर मैं इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करूं तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? कब
किसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा जैसे जितने भी बिजनेसमैन होते हैं इन्फ्लेशन में उनको फायदा होता है, पर जितने भी लोग जॉब कर रहे होते हैं उन्हें क्या हो रहा होता है, इन्फ्लेशन में लॉस हो रहा होता है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो क्या कंडीशंस होती है, किन्हें प्रॉफिट होगा या फिर किन्हें लॉस होगा, ये आपके सामने। जिनको लॉस होगा, जो भी सेविंग्स करेगा उसे लॉस होगा। इसके अलावा जो भी वर्कर्स जिनकी फिक्स इनकम होगी उन्हें लॉस होगा, और बोरोवर्स जो होंगे उन्हें लॉस होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें जो डेटर होगा वो बेसिकली प्रॉफिट में होगा। जो गवर्नमेंट विद हाई पब्लिक सेक्टर्स डेब्ट वो भी बेसिकली प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें तो बेसिकली जो बिजनेसमैन्स होते हैं वो इसमें प्रॉफिट में दिखेंगे, पर ध्यान रखिएगा जिनकी अपनी फिक्स इनकम होती है वो लॉसेज में दिखते हैं। तो ये हमारा इन्फ्लेशन वाला टॉपिक था। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।